भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 में एक कंपनी ने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है और 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया है, यानी कि सेल्स करी है। 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा घर पे लेके जा रहे भाई। तो 210 रुपए की आपकी चाय की सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज है, ये तो आपको डेटा दे रहा है, ये तो आपको फोन दे रहा है। आज देखो 20,000 करोड़ का एबिटा तो सिर्फ यहां तेल के कुएं खोद के आ रहा है एवरेज में एक कस्टमर से ये देश में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय कथुरिया और मैं हूं फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आप सबको व्यापार में और आपके जीवन में फाइनेंस, बिजनेस और स्ट्रेटेजी सिखाने आया हूं। आज जो चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही अद्भुत चर्चा है, बिकॉज भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 में एक कंपनी ने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है और 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया है, यानी कि सेल्स करी है। ये अद्भुत नंबर्स हैं। ये नंबर्स आज तक भारत की हिस्ट्री में किसी ने सुने नहीं थे, पर हिस्ट्री बनाने का और बार बार उसी हिस्ट्री को तोड़ के फिर से हिस्ट्री बनाने का जो रोल है वो हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ही लिया हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये जबरदस्त प्रॉफिट रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर दिया है। अजब गजब चीजें हुई है इसके बिजनेस में, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। ये कोई हल्की वीडियो नहीं है, ये वीडियो में आपको सारी रिलायंस की स्ट्रैटेजी, उसकी मानसिकता, उसके नंबर्स में झलक जाएगी। ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? अगर आपको यह समझना है कि बिजनेस वर्टिकल्स क्या क्या है रिलायंस के और वो उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो समझने के लिए। दूसरी बात, आपको समझने के लिए कि किस तरीके से रिलायंस पैसा बनाता है, किस तरीके से रिलायंस सोचता है, किस तरीके से वो ग्रोथ करता है, ये सारी चीजें आज हमारे को इस प्रेजेंटेशन में मिलेंगी। और तीसरी चीज, अगर आप एक इंडिविजुअल है, इन्वेस्टर है, तो आपको समझ आ जाएगा एक कंपनी में क्या चीजें देखनी चाहिए जब उसमें निवेश करते हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आप जब निवेशक के पास जाएंगे तो आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को दिखाना है, किस तरीके से उसके गुणगान करने हैं, कौन सा नंबर दिखाना है। तो यह वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक अपने आप में एमबीए फाइनेंस की पूरी एक क्लास देने वाला हूं आपको, तो इस वीडियो को अंत तक मत छोड़ के जाना। और सब्सक्राइब तो शेयर तो जरूर करना है भाई, शेयर उनके साथ कर लेना जिनको चाहते हो ऐसी नॉलेज मिले। और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि आज की रिलायंस की वीडियो के बाद आप और कौन कौन सी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें इस तरह मैं कंपनीज की पूरी चीरफाड़ करूं। मैंने ये रिलायंस की ही वेबसाइट से, इन्वेस्टर रिलेशंस वेबसाइट से, उनका ही इन्वेस्टर रिलेशंस का प्रेजेंटेशन दिया है। दोस्तों, हर कंपनी जो लिस्टेड होती है उसको हर क्वार्टर में, हर तिमाही में अपनी पूरी बताना पड़ता है कि पिछले तिमाही में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है। पर क्योंकि यह तिमाही साल का आखिरी तिमाही था, तो इसमें तिमाही का भी परफॉर्मेंस है और साल का भी परफॉर्मेंस है। हम ज्यादा डीप ना जाते हुए सिर्फ साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे और समझेंगे कि बिजनेस किस तरीके से बटा हुआ है, क्या मेजर हाइलाइट्स है बिजनेस के। दोस्तों, आइए अब स्टार्ट करते हैं रिलायंस की चीरफाड़ करना और देखते हैं कि इस साल जो उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए वो कहां से बनाए हैं। बहुत सारी चीजें सीखेंगे। पहले ना हम रिलायंस की कंपनी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो रिलायंस जो है वो कंग्लोमरेट है, यानी कंपनियों का कंपनी मालिक है। जैसे फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं, उसी तरह कंपनी ऑफ कंपनी भी होती है। तो रिलायंस के अंदर जो है आता है रिलायंस जियो लिमिटेड, यानी कि जो रिलायंस का जियो का जितना बिजनेस है वो इस पर्टिकुलर कंपनी में जाता है। ऐसी कंपनीज को एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब जिस कोई कंपनी बनाने का, व्हीकल को कंपनी को व्हीकल बोल देते हैं। तो कंपनी जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए बनी। तो जब ये जियो बनी थी 2006 के आसपास, तब ये इसलिए बनी थी क्योंकि इसको टेलीकॉम का बिजनेस करना था और जो मेन रिलायंस थी उसका मेन काम टेलीकॉम नहीं था। तो उन्होंने अपने अंदर एक सब्सिडियरी कंपनी या एसपीवी, कुछ भी कह सकते हैं, वो बना दी जिसका नाम था रिलायंस जियो लिमिटेड। इसी तरीके से उनकी दूसरी कंपनी है आरआरवीएल, यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। यहां पे रिटेल का काम होता है। तो ये आपको पता ही होगा, ये आकाश अंबानी संभालते हैं और ये दीदी संभालती है, ये ईशा अंबानी संभालती है। बाकी बिजनेस अभी भी जो है मुकेश अंबानी के पास है। तो इसका तीसरा जो पार्ट है वो बिजनेस कंपनी के अंदर है डायरेक्टली, उसके लिए एक अलग कंपनी ने बनी, ये है O2C बिजनेस। और O2C बिजनेस के साथ साथ इसी में है ऑयल प्रोडक्शन का बिजनेस। तो ये दो बिजनेसेस हैं जो रिलायंस डायरेक्टली करता है, सदियों से करता आ रहा है। तो आइए आज इस 4 बिजनेसेस की चीरफाड़ करते हैं, समझते हैं एक एक बिजनेस पे क्या क्या किया है, क्या क्या रिजल्ट रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में रिलायंस का इन बिजनेसेस में। तो ये आप राइट हैंड साइड पे, मेरे राइट हैंड साइड पे, अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं, इसके मेन हाइलाइट्स पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये है
ये सबसे मेन इसकी हाइलाइट्स है। मजेदार चीज है। अब अपना पेन चालू करेंगे भाई, टीचर है, टीचर का तो पेन निकलता ही है सबसे पहले। रिलायंस का एबिटा, एबिटा 1,75,000 करोड़ का, 1,75,000 करोड़ का एबिटा क्या होता है उसको जल्दी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एबिटा क्या होता है उसको यहां पे मैं फटाफट समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स में से कुछ खर्चे हर पड़ाव पे निकलते हैं और हर पड़ाव के बाद एक प्रॉफिट गिना जाता है। तो जब वेरिएबल खर्चा निकल जाता है, वेरिएबल यानी वो सेल को लाने के लिए जो डायरेक्ट खर्चा है, वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा हो सकता है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा हो सकता है, लेबर का खर्चा हो सकता है। जब वेरिएबल खर्चा निकलता है तो सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से जब निकलता है दूसरी चीज निकलती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से दूसरी चीज निकलती है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से निकला, हमने माइनस किया जितनी हमें सैलरीज देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, मार्केटिंग करनी है, ट्रैवल कन्वेयंस करना है, ये सारे जो ऑफिस चलाने के खर्चे जब ये माइनस कर देते हैं तो बनता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन, जिसे कि एबिटा कहा जाता है। तो एबिटा के बाद क्या बचता है फटाफट समझ लेते हैं इस बात को। इसके लिए मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बहुत प्यारी वीडियो बनाऊंगा कि ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं। एबिटा के बाद क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उसमें जब केपेक्स लगता है यानी ज्यादा पैसा लगता है, समझिए आपने एक मशीन खरीदी, तो मशीन आपने खरीदी 1 करोड़ रुपए की, तो सरकार बोलती है भाई इस मशीन का फायदा आपको 10 साल तक मिलेगा। यानी हम आपको, आपने कैश फ्लो तो आज खर्चा कर दिया, पैसे तो आपकी जेब से आज चले गए, पर आपको इसका 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो यानी हर साल आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको 10 लाख रुपए माइनस करने मिलेगा। पर ये 10 लाख रुपए आपकी जेब से नहीं गए, ये बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे ये काम आएगी। अब ये 10 लाख आपकी जेब से नहीं गए हैं, ये आपको बेनिफिट मिला है, इसलिए इसे नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें से डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, एक बार एमोर्टाइजेशन को भूल जाइए, माइनस होता है। ये दोनों माइनस होने के बाद बचता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद आता है साहूकार। साहूकार यानी जिसने आपसे इंटरेस्ट लेना है, यानी जिसने आपको लोन दिया हुआ है, जो बैंक हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आ जाती है सरकार। सरकार के बाद बचता आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे कभी कभी नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। एबिटा के बाद आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद आते हैं दो लोग, एक है साहूकार और एक है सरकार। तो अब आते हैं, समझते हैं रिलायंस की इस बैलेंस शीट को फिर से। तो इस साल रिलायंस ने 1,75,000 करोड़ से ज्यादा का तो एबिटा किया है, पर सबसे मजेदार बात यह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका 1,00,000 करोड़ से ऊपर हो गया। अरे भाई 1,00,000 करोड़, यहां वो ना बाकी सारी कंपनियां बोल रही होंगी कि हम सब मिलके जो है 1,00,000 करोड़ नहीं कर पा रहे और तुम भाई अकेला 1,00,000 करोड़ कर रहे हो। ये बेनिफिट है जब आप मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, लंबे समय तक बिजनेसेस करते हैं, लीडरशिप बनाते हैं, एक अच्छा बिजनेस करते हैं, भाई यहां भी पहुंचा जा सकता है। ऐसा नहीं है, मुकेश अंबानी भी ह्यूमन है, उन्होंने भी एक बिजनेस खड़ा किया है, तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे। ओके, तो 1,00,000 करोड़ का ये है। और 1,00,000 करोड़ की मार्केट, कंपनी की जो प्रॉफिट है उस पर मार्केट कैप 20 लाख करोड़, यानी 20 गुने का मल्टीपल मिल गया। ये आप व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को आप अगर अपनी कंपनी की लिस्टिंग कराना चाहते हैं, मार्केट में जाना चाहते हैं, तो आपको आपके प्रॉफिट का 20 गुना तक मिल सकता है। तो अगर आपका प्रॉफिट आज 1 करोड़ रुपए साल का है, तो आपकी कंपनी की वैल्यू 20 करोड़ बन सकती है, 30 करोड़ भी बन सकती है, पर 20 करोड़ तो बन ही सकती है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप 1 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे, उसमें आप टैक्स में कोई हेरा फेरी नहीं करेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी की जम के वैल्यूएशन होगी। अब आते हैं जियो पे, जेपीएल पे। तो जेपीएल का जो रेवेन्यू है वो इस साल 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। भैया एक जियो का 2016 में चालू हुआ था, उसका धंधा 2016 में चालू हुआ, 8 साल के अंदर 1,00,000 करोड़ का रेवेन्यू और 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध मुनाफा घर पे लेके जा रहे भाई, तो यानी 20% का नेट प्रॉफिट हो गया। अब आगे आते हैं तीसरे बिजनेस पे। तीसरे बिजनेस पे आते हैं, वो है रिलायंस रिटेल। उसने रेवेन्यू किया 3,00,000 करोड़ से ऊपर का भी, 3,00,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू करने में प्रॉफिट बचा है मात्र 10,000 करोड़ रुपए, यानी करीबन 3.5% के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट। अब मजेदार बात यह देखो कि इसका रेवेन्यू, जियो का रेवेन्यू रिटेल के रेवेन्यू से 1/3 है, 1/3 है, ठीक है, पर इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 6 गुना है, 6 गुना।
यानी कि जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है वो रिलायंस जियो का बहुत ज्यादा है। जियो जम के पैसा कमा रहा है, आगे देखेंगे कैसे पैसे कमा रहा है। कमेंट सेक्शन पे लिखो अगर आप जानना चाहते हो कैसे पैसे कमा रहा है, और अगर माइंड में आ रहा है इसी टाइम पे आ रहा है वीडियो के पहली बार देख रहे हो तो फटाफट लिखो अगर आपको पता है तो कैसे पैसे कमा रहा है। समझ गए ना? एकदम एंगेज करो। टीचर हूं मैं आपके साथ पूरा फाइनेंस सिखा दूंगा आपको, ये पूरे बिजनेस का कैसे बिजनेस को पढ़ते हैं ना ये सिखा दूंगा आपको। अब हम आते हैं फटाफट कंसोलिडेटेड पे, यानी कि पूरे बिजनेस को पहले हम एक साथ देखेंगे, पूरे बिजनेस को एक साथ देखेंगे और ये मैजिकल फिगर्स को देखेंगे। आया है, दिल खुश हो गया ये नंबर देख के। भाई साहब 10 लाख है ये, और 10 लाख रुपए नहीं है, 10 लाख करोड़ है। कयोल 10 लाख करोड़, तो 10 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू है, उस पे एबिटा आ रहा है। ये एबिटा की पूरी इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी, करीबन 18%, यानी 1,78,000 करोड़ का एबिटा, यानी करीबन 17.8% का एबिटा आ रहा है। यानी सारे ये खर्चे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, उसके बाद सारे घर के खर्चे निकाल के एबिटा के दौरान 17.8% बच रहा है। कितना? 17.8%। उसके बाद तीन चीजें याद है, डेप्रिसिएशन, साहूकार, सरकार। तो पहले डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन है 50,832 करोड़ की, यानी कि रिलायंस में इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है कि एक साल में उसको 50,000 करोड़ का बेनिफिट मिलता है। अब अगर एक और चीज ध्यान दी जाए, पिछले साल उनका डेप्रिसिएशन था 40,303 करोड़ रुपए, अब वो बढ़ के हो गया 50,832 करोड़ रुपए। यानी कि रिलायंस ने इस साल जम के पैसा निवेश किया है। और जब पैसा कोई भी कंपनी निवेश करती है ना, प्राइवेट कंपनी, तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बिजनेस मिलता है। ये चिल्लाते रहते हैं ना अडानी अंबानी अडानी अंबानी, ये यूजलेस चिल्लाना है। क्यों? क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या है, हमें सिर्फ चिल्लाना है, सिर्फ चिल्लाना है, उनको प्रगति नहीं करने देनी है। हमें अपने आप को सक्षम नहीं बनाना, हमें ना फुकट की रेबड़ियां चाहिए। तो ये 40,000 से 50,832 करोड़ रुपए जो है इन्होंने किया, यानी कि जम के इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, 50,000 का नंबर, ये आगे बहुत काम आएगा। अगली चीज जो गई साहूकार, साहूकार को गया 23,118 करोड़ रुपए, ये जेब से ब्याज चला गया जी। 23,118 करोड़ रुपए का कंपनी का जेब से ब्याज निकल के चला गया। ठीक है जी। अब इसका भी आगे मजा आएगा, मैं आपको पूरा उधार का इनका समझाऊंगा सिस्टम की, रिलायंस का उधार का सिस्टम क्या है। अगर आप जानना चाहते हो रिलायंस का उधार का सिस्टम, लिख देना नीचे जब तक आएगा। ठीक है, ठीक है, लिखना कि आई वांट टू नो। यस। तो अब जो है ये दोनों माइनस करके हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा है 1,04,727 करोड़ रुपए, 1,04,727 करोड़। अब उसमें से सरकार को 25,707 करोड़ रुपए टैक्स दिया गया। ये बात याद रखना, ये जीएसटी के अलावा है। अगर 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है ना, तो करीबन 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी भी गया होगा। तो हम लोग जो है ना, इनको गालियां देते रहते हैं कि क्या अडानी अंबानी। भाई साहब कंट्रीब्यूशन देखो, 25,000 करोड़ रुपए साल का टैक्स दिया गया है कॉर्पोरेट की तरफ से। आप समझ सकते हो, अभी तो वो टैक्स बाकी है जो इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दिया होगा, उन्होंने भी टैक्स दिया होगा। जो इन्होंने अपने सप्लायर्स को पैसा दिया होगा, उन्होंने भी टैक्स दिया होगा। जो बैंक को पैसा बना के दिया होगा, उन्होंने भी टैक्स दिया होगा। वो सब तो मैं गिन ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ रिलायंस अकेला 25,707 करोड़ का टैक्स दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज रिलायंस का। सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं बनता, आज ऐसा बनने में किसी जान निकल जाती है। पूरे 140 करोड़ में से एक ग्रुप ऐसा बनता है या दो ग्रुप ऐसे बनते हैं। तो जो है 25,700, तो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचा वो बचा है 79,020 करोड़। अब ये मैं आगे जो कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, ये जो पैसा घर आ गया, ये मतलब जेब में आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सबको दे दिया पैसा, ये सप्लायर, एम्प्लॉय, सबको टैक्स, साहूकार, सरकार, सबको दे के भैया 79,000 करोड़ घर आ गया। पर एक चीज देखना कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये तो जेब से कभी गया ही नहीं था, क्योंकि ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसको अगर आप जोड़ दोगे 50,832 करोड़ रुपए, तो यानी कि आपका टोटल जो इन हैंड बचेगा वो बचेगा करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए। 1.5 लाख करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, 1.5 लाख करोड़ रुपए। अब 1.5 लाख करोड़ को थोड़ा हम नंबर्स में, पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर 1.5 लाख करोड़ है तो यानी महीने का कितना हुआ, 12 महीने के हिसाब से, एक साल का है तो 12,500 करोड़ हुआ। अगर 12,000 करोड़ 500 करोड़ ये जो है महीने का हुआ, तो ये दिन का कितना हुआ 30 के हिसाब से, मोटा मोटी 425 करोड़ रुपया हुआ। 425 करोड़ रुपया अगर दिन का हुआ, और एक बंदा 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, तो मुकेश अंबानी अगर 10 घंटा काम करते हैं
तो यानी वो 1 घंटे का 42.5 करोड़ रुपया बनाते हैं। फ्री कैश फ्लो टू द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को जो पैसा मिला है वो जैसे चाहे उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फर्दर निवेश कर सकते हैं, वो अपना उधार चुका सकते हैं, वो अपनी जेब में रख सकते हैं, वो शेयर होल्डर को वापस कर सकते हैं। वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है वो उसका क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये बात आपको बता दी कि भाई 42 करोड़ रुपए घंटे का बना रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ क्या लग रहा है ये सुनने के बाद। अच्छा लग रहा है तो यस लिखो, यस। ठीक है जी, अब हम ये बात समझ गए। अब हम देखते हैं कि इस साल में और पिछले साल में जो एबिटा का फर्क है, वो फर्क को किस बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर हम देखें यहां पे, तो हम देखते हैं कि FY 2023 में पिछले साल का जो एबिटा था वो था 1,53,920 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस साल का जो है वो 1,78,677 करोड़ रुपए है। ये देखो O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल, जो मैंने आपको बताया था, जो उनका ओरिजिनल से बिजनेस रहा है, उसने मात्र 318 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है, जो तेल के कुएं हैं, भाई साहब मजा आ गया, 6,602 करोड़ रुपए का एबिटा का कंट्रीब्यूशन किया। रिटेल जो दीदी चलाती है, उसने एबिटा में कंट्रीब्यूट किया है 5,108 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो जर्नी है ना इन दोनों के बीच में, ये करीबन 25,000 करोड़ रुपए जो जर्नी है, ये 25,000 करोड़ का ब्रेकअप है कि इस साल 25,000 करोड़ रुपए किस किस बिजनेस ने कैसे दिया। देखो तो सही किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, ये सब सीखो। ये सब सीखो कि इस तरह से प्रेजेंटेशन करने। अपने मैनेजर को बोलो कि मेरे को भी ये करके दे भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। पिछले साल के एबिटा और इस साल के एबिटा में किन किन चीजों ने कंट्रीब्यूट किया वो बताओ तो सही। फिर आता है डिजिटल सर्विसेज, यानी कि जियो। आकाश अंबानी 6,411 करोड़ रुपए दे रहे। देखो भैया बेटा इतना सक्षम हो गया, पिताजी को साल का 6,411 करोड़ लाके दे रहा है। और अदर्स में 6,318 करोड़ आ रहा है। अभी अदर्स को समझते हैं। ये सुन के ना आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, और अगर चकरा जाए तो लिख देना भाई कि ये मैंने सोचा भी नहीं था कि रिलायंस इस तरह से पैसा कमाता है। अदर्स लार्जली रिफ्लेक्ट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर बिजनेस, हायर ट्रेजरी इनकम। ट्रेजरी इनकम पता है क्या होता है? जो इनके पास कैश पड़ा रह जाता है ना अकाउंट में, उसको ये FD में नहीं लगाते, उसको ये रोटेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं उसके साथ, शॉर्ट टर्म में करते हैं। वो शॉर्ट टर्म की कमाई मेरे भाई, शॉर्ट टर्म की कमाई साल की 6,318 करोड़ की है। जो घर में पैसे पड़े हैं, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं लगी, सिर्फ दिमाग लगा है लोगों का, जिन्होंने नई नई जगहों पर निवेश किया और पैसा निकाल लिया उधर से। भाई 6,318 करोड़ रुपए तो उस चीज से आए हैं। एक लाइक तो बनता है यार ऐसी बातों पे, और एक शेयर भी बनता है ना। सब्सक्राइब तो करना ही था, वो तो कर ही दिया होगा। अभी तक बेल आइकन नहीं हिट किया तो ऐसी वीडियो कैसे पता चलेगी भाई। अगला प्रोजेक्ट, अगली कंपनी कौन सी करूंगा वो भी आपको बताना है मेरे को। तो ये देख रहे हो, एबिटा देख रहे हो, 6,300 करोड़ रुपए तो इस बात के बन रहे हैं कि भाई घर में पैसे पड़े हुए हैं और उसका ब्याज आ रहा है, ब्याज। समझ गए बात, समझ रहे हो। अब आते हैं आगे, अब चारों बिजनेसेस को फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, अच्छा ठीक है, बिफोर वी गो टू देयर बिजनेसेस, एक स्लाइड और आई है मजेदार। उनका उधार कितना चल रहा है और ये बात को समझना। ग्रॉस डेट, कैश और नेट डेट, इसको मैं बहुत सिंपल सरल तरीके से आपको समझाता हूं। ग्रॉस डेट का मतलब होता है कि आपको बैंक ने समझिए 1 करोड़ रुपए का उधार दिया, तो आपका ग्रॉस डेट हो गया 1 करोड़ रुपए। अब आप बिजनेस कर रहे हो, साल के अंत में आपके पास 30 लाख रुपए का कैश अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये 30 लाख से आप लोन वापस कर सकते थे, आपने नहीं किया, कुछ कारणवश नहीं किया होगा। आपने बोला यार पैसा चाहिए हाथ में, कुछ मेरा नया इन्वेस्टमेंट आ गया, तो बैंक ने तो लिमिट देके रखी हुई है। ठीक है, तो आपने वो 30 लाख वापस नहीं किए। तो क्या होता है, ऐसे जो पैसे हैं उसमें से 1 करोड़ में से जब आप 30 लाख को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 30 लाख आप वापस कर सकते थे, तो 30 लाख को 1 करोड़ से माइनस करेंगे तो 70 लाख रुपए बचता है, यानी कि आपके ऊपर जो नेट डेट है वो 70 लाख रुपए है। तो अब ये समझने की कोशिश करना जरूरी है कि इनके केस में ये ग्रॉस और नेट डेट कितना है। इनका जो ग्रॉस डेट है वो है मात्र 3.25 लाख करोड़ रुपए। अब याद होगा आपको, ऊपर मैंने बताया था कि इन्होंने इंटरेस्ट दिया 23-24 हजार करोड़ रुपए, तो यानी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ब्याज की, तो करीबन 8% पर एनम का ये ब्याज देते हैं। इनको बहुत सस्ता पैसा मिलता है क्योंकि ये इंटरनेशनल बोरोइंग बहुत करते हैं, इनको अलाउड है इंटरनेशनल बोरोइंग करना। 8% पे मिलता है इनको पैसा। आप मजेदार बात देखो कि 2,08,000 करोड़ इनके खीसे में पड़ा है, इनके जेब में पड़ा हुआ है इस टाइम। ये वही 2,08,000 करोड़ है जिससे वो 6,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल रहे थे। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट डेट जो है वो 1,16,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर अभी है। अब आप ये बात समझना कि इनका एबिटा कितना है। इनका एबिटा है 1,78,000 करोड़ रुपए, और इनका नेट डेट कितना है 1,16,000 करोड़ रुपए। यानी ये इतने सेफ पोजीशन में है कि 1 साल के एबिटा से पूरा लोन चुका सकते हैं।
लोन से ज्यादा चुका सकते हैं। आज इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उससे ये पूरा लोन चुका सकते हैं। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है अरे इतना लोन हो गया, इतना लोन हो गया, इतना लोन हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं सोचते। कभी कभी 1 लाख रुपए का लोन भी बहुत ज्यादा होता है और 1 लाख करोड़ का लोन भी बहुत कम होता है। ये डिपेंड करता है क्षमता पे। अगर आप चाहते हो मैं लोन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि लोन लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखें, कौन से रेशियोज देखने चाहिए, लोन में कभी ना फंसे उसके अचूक उपाय क्या है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना लोन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोन पे वीडियो चाहते हैं। तो ये 1,16,000 करोड़ रुपए का इनका नेट डेट है इस टाइम पे, सेफ है, साउंड है। अब मजेदार बात ये देखो, ये वर्ड समझो, केपेक्स इन्होंने किया है 1,31,759 करोड़ का, मतलब यानी कि ये पैसा इन्होंने इस साल में नया निवेश किया। इनका आपको देखा डिप्रिसिएशन 10,000 करोड़ से ऊपर बढ़ चुका था। तो वो क्यों बढ़ा? क्योंकि इस साल इन्होंने जम के पैसा डाला है। तो जो जम के पैसा डाला ना, उससे इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए हैं। इसलिए अडानी अंबानी करना छोड़ दो मेरे भाई। इसी तरह के से सोचो, इसी तरीके से देश आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से हम गरीबी से बाहर आएंगे। अगर ऐसे लोग आ गए जो बहुत ज्यादा लोगों को साथ में लेके चलते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट करते हैं, सबके लिए भी वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ये अडानी अंबानी चिल्लाने वाले नहीं बढ़ाने वाले, फुकट की रेबड़ियां बांटने वाले नहीं बढ़ा सकते हमारे देश को। बहुत ध्यान रखना, अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा कि चुनाव में वोट कैसे करें। तो ये जो है, ये आपके रिलायंस की डेट की सिचुएशन है। तो रिलायंस एक सेफ कंपनी है डेट के नजरिए से। अब हम आते हैं आगे, सारे बिजनेसेस का हमारे को इवेल्युएट करना है, तो हम डिजिटल सर्विसेज को सबसे पहले देखेंगे। मैं मेन स्लाइड्स पे आऊंगा। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो का मार्केट शेयर कितना, यानी कि अगर आज इंडिया में 100 सिम कार्ड है तो जियो के कितने हैं। तो 2022 में दिसंबर में वो 37 था, यानी 100 में से 37 सिम कार्ड जियो के थे। आज वो 100 में से 40 सिम कार्ड जियो के, यानी उन्होंने ग्रोथ की। अब उन्होंने कहा ऑपरेटर ए को है, वो भी उसने भी ग्रो किया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ ऑपरेटर ए कौन है। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूं, चलो 3 सेकंड का टाइम देता हूं। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूं, चलो लिखते 3 2 1, ऑपरेटर का नाम लिख दो। वैसे ऑपरेटर ए है एयरटेल। तो एयरटेल का भी मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ा है, पर जियो का जिस तरीके से बढ़ा है, तो आज जियो मेजरली पूरी मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ, एकदम एकदम बैठ गया जम के। तो ठीक है, तो ये अपना हो गया मार्केट शेयर की कथा। इस तरीके से वो हर जगह अवेलेबल है, इसे हीट मैप कहते हैं। ये सारी जगहों पे उनके सिम कार्ड्स बटे हुए हैं जियो के। इतना बड़ा पेनिट्रेशन है आज, मजाक नहीं है भाई, इतना बड़ा पेनिट्रेशन क्रिएट करना। अब हम आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 डेटा पॉइंट्स पे, और है ना, ये डेटा पॉइंट्स सुन के आपकी बुद्धि चकराने वाली, आपको बहुत अलग ही फीलिंग आएगी कि बोले यार देश हमारा क्या है। अब देखिए, इनका जो टोटल कस्टमर बेस है, वो पिछले साल इसी क्वार्टर में 43 करोड़ था, इस साल 48 करोड़ है, यानी 5 करोड़ बढ़ चुका है। 5 करोड़ लोग इनको और जुड़ चुके हैं। 5 करोड़ लोग ने पिछले 1 साल में इनके से सिम कार्ड खरीद लिया। अब मजेदार बात देखो, इनका आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अरे मैं सोच रहा था कि यार एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जोमैटो जैसी कंपनी का 300 रुपए है, तो भाई जोमैटो जैसी कंपनी का 300 है, तो इनका तो 300 से ज्यादा होना चाहिए था। अरे मेरा खुद का जियो का बिल 650-700 रुपए आता है। पर मैं हैरान हो गया जब मैंने ये नंबर देखा, और आप भी उतना ही हैरान हो जाओगे। ये नंबर है 181 रुपए, मतलब ये मात्र 181 रुपए ले रहे हैं एवरेज में। एक कस्टमर से ये देश में 181 रुपए लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते। और हम क्या कह रहे हैं, अडानी अंबानी चोर। अरे यार किस बात के चोर, आपको इतनी बढ़िया सेवा दे रहे, 180 रुपए, 181 रुपए में महीने का आपसे लेके। आप है ना, रोज अगर टपरी पे चाय पी लो ना, चाय, तो आज 7 रुपए से नीचे की चाय नहीं मिलती टपरी पे। 30 दिन अगर 7 रुपए की चाय पी लो भाई, 210 रुपए होते हैं। तो 210 रुपए की आपकी चाय की सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज है। ये तो आपको डेटा दे रहा है, ये तो आपको फोन दे रहा है, ये तो आपको अपनों से पास लेके आ रहा है, ये तो आपको एजुकेशन दे रहा है, ये आप यूट्यूब पे आप सीखे चीजें सीख के आगे बढ़ सकते हो। तो 181 रुपए, ये सब चीजें नहीं पता होती ना, इसलिए हम चिल्लाते हैं। जब तक नॉलेज नहीं हो ना, तब तक सामने वाले पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो 181 रुपए जो है आपका आरपू है इसमें। इसका पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, यानी आपके और मेरे जैसे लोग कितना डेटा कंज्यूम करते हैं महीने में, वो है 28 जीबी। महीने का 28 जीबी, यानी दिन का करीबन करीबन 1 जीबी से कम। ठीक है, पर कैपिटल वॉइस कंजम्पशन, यानी कि एक आदमी फोन पे कितने मिनट बात करता है। तो हम क्या बातूनी लोग हैं, तो 1008 मिनट हम बात करते हैं महीने में। पर ये सिर्फ वॉइस कॉल है, डेटा कॉल अलग है, व्हाट्सएप वाली कॉल अलग है। तो ये गजब डेटा पॉइंट्स है भाई। 48 करोड़ कंज्यूमर्स, 181 रुपए का आरपू, 28 जीबी पर पर्सन पर मंथ का डेटा कंजम्पशन, और 1008 मिनट की बातें। ये होती है रिलायंस पे हर महीने। तो भाई आया मजा? कमेंट सेक्शन में लिखो भाई आया मजा। तो
अब फटाफट इनके फाइनेंसेस देखते हैं और दिल को और प्रसन्न करते हैं, खुशी लाते हैं कि भाई हम भी ऐसा बिजनेस करेंगे। किनको किनको लगता है कि हम धीरे धीरे ऐसा बिजनेस बना सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। अब मजेदार बात यह देखो कि इस साल में इनका ग्रॉस रेवेन्यू 1,28,000 करोड़ है और नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1,09,000 करोड़ है। तो आप पूछोगे इसमें फर्क क्या है? इसमें जीएसटी का फर्क है। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो मोटा मोटी जीएसटी का फर्क आ जाता है, 18% का जीएसटी। तो मजेदार बात यह है कि इस 1,09,000 करोड़ में से 54,960 करोड़ यानी मोटी मोटी 55,000 करोड़ इनका एबिटा है। यानी 180 रुपए इनका रेवेन्यू है, उस 180 में से 90 रुपए तो ये घर लेके जा रहे हैं मेरे भाई। बात समझ रहे हो? एबिटा है इनका 90 रुपए का, तो इनका 55,000 करोड़ का एबिटा 50% का एबिटा माना जाता है। इनका डेप्रिसिएशन 22,000 करोड़ है। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको पता है? इन्होंने पहले केपेक्स लगा दिया होगा, पहले खर्चे किए होंगे फिजिकल असेट बनाने में, ये वायर बिछाने में, टावर खड़े करने में, खंबे खड़े करने में, ऑफिसेस खड़े करने में, उसका बेनिफिट इनको हर साल मिल रहा है। 22,000 करोड़ जेब से नहीं गया पर पीएनएल से चला गया। ठीक है, उसके बाद साहूकार को कितना दे दिया? 4,000, और सरकार को 28 माइनस 7 मतलब मोटी मोटी 7,000 करोड़ रुपए सरकार को दे दिया जियो में से। टोटल तो इन्होंने 25,000 करोड़ दी। तो जियो हो गया 21,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 1,09,000 करोड़ की सेल पे मोटा मोटी 20% का नेट प्रॉफिट जो हमने ऊपर देखा था। पिछले साल 19,124 था, इस साल 21,423 है, यानी कि अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने अपने प्रॉफिट में। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। जियो समझ आ गया ना? तो जियो समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, कोई भी बात नहीं समझ आ रही तो ये रिकॉर्डेड वीडियो, ऑब्वियसली मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, पर आपकी बातें नीचे से पढ़ के मैं अपनी अगली वीडियो में चेंजेस कर सकता हूं। और स्पेसिफिक आपको जो टर्म्स नहीं समझ आ रहे उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकता हूं। जैसे एबिटा के लिए बनाई, आपसे पूछा है, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए वो वीडियो बनाऊं तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, और जितने ज्यादा लाइक आएंगे मैं उतनी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा आगे। अब हम रिलायंस रिटेल को समझते हैं। रिलायंस रिटेल में 3,06,000 करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, साल का 3,06,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है। नेट रेवेन्यू 273 है, वही जीएसटी का फर्क है। पर इसमें एबिटा जो है वो 23,000 करोड़ रुपए का है, यानी इसमें एबिटा बहुत कम है। रिटेल बिजनेस में ना बहुत कम एबिटा होता है। क्यों बहुत कम एबिटा होता है? बिकॉज आप दूसरे का माल बेच रहे हो, आप दूसरे का माल बेच रहे होते हैं। पर रिलायंस धीरे धीरे क्या कर रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तो 11,101 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट है, 3 लाख करोड़ रुपए, तो वही मोटा मोटी जो सुपर हमने बताया था करीबन 3.5% का प्रॉफिट। अच्छा, इस इंडस्ट्री का जो बाप है वो है डीमार्ट। ठीक है, तो डीमार्ट जो है वो अपने आप में एक शहंशाह है इस इंडस्ट्री का, तो उससे उससे कोई टकराव नहीं है। वो मेरे हिसाब से 5.5-6% के आसपास है। अगर आप चाहते हो मैं डीमार्ट की भी एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो डीमार्ट। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रिलायंस रिटेल। अब रिलायंस रिटेल के एक दो चीजें समझते हैं। ठीक है, रिलायंस रिटेल में इन्होंने क्या किया है कि इनका जो सेगमेंट है हाई एंड ब्रांड्स का, उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रोथ करी है। इन्होंने जो लग्जरी एजियो लक्स डिलीवर स्टेडी परफॉर्मेंस अप 44% ईयर ऑन ईयर। तो ये क्या कर रहे हैं? ये ना ब्रांड्स खरीदे जा रहे हैं, लग्जरी ब्रांड्स खरीद रहे हैं। आपको पता होगा मनीष मल्होत्रा का खरीद लिया, इसका खरीद लिया, उसका खरीद लिया, बहुत सारे ब्रांड्स अभी इसका भी क्या कहते हैं, आलिया भट्ट का भी एक ब्रांड इन्होंने खरीदा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने खरीद ली। ये खरीद के ना इनके दो फायदे हैं। एक तो इनके पास इतना मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, 20,000 से ऊपर दुकानें हैं इनके पास, है ना? तो 20,000 से ऊपर दुकानें हैं, इनका वो बड़ा अच्छा डेटा था। तो रिलायंस रिटेल में मजेदार बात यह है कि कुछ डेटा पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा कि इतना बड़ा है रिलायंस रिटेल। अब रिलायंस रिटेल ने उसका यूनिक डेटाबेस, उसका यूनिक कस्टमर बेस 30 करोड़ लोगों का है, यानी पूरा अमेरिका, जितना अमेरिका है उतना इंडिया में से उसने यूनिक डेटाबेस निकाला हुआ, यूनिक कस्टमर का। उसके फुटफॉल 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी मोटा मोटा भारत की पूरी पॉपुलेशन एक बार रिलायंस रिटेल में जाके आ गई है। और ट्रांजैक्शन जो है वो 125 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे नंबर है ना, सोच के भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स की बात हो रही है। 30 करोड़ कस्टमर हैं, 100 करोड़ से ज्यादा इनका फुटफॉल आ रहा है, तो भाई अलग ही भौकाल मचा के रखा हुआ है रिलायंस रिटेल ने। इन्होंने करीबन 1840 न्यू स्टोर खोले हैं सिर्फ FY24 में। ठीक है, और करीबन 15.6 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट इन्होंने अपने शॉप्स में ऐड किया है। आज इनके टोटल शॉप्स जो हैं वो 18,836 है। 18,836 दुकानें हैं रिलायंस रिटेल की पूरे भारत में। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये बेसिकली रिलायंस रिटेल की कहानी है। इसलिए क्या कर रहा है रिलायंस रिटेल? रिलायंस रिटेल ना बड़े ब्रांड्स को खरीद रहा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांड्स को खरीदा है, अच्छे ब्रांड्स को खरीदा है। आज ऐसे कई ब्रांड्स है रिलायंस के जिनका अकेला का टर्नओवर 2,000 करोड़ से ज्यादा है। तो पहले तो ये रिलायंस रिटेल को लिस्ट करेगा। अभी इसका स्ट्रेटजी सुनना, ये जो रिलायंस रिटेल था पीछे देखा होगा ना आपने, जो हम पीछे देख रहे थे रिलायंस रिटेल, तो रिलायंस रिटेल जो है ये वाला रिलायंस रिटेल, इसको लिस्ट करेगा। उसके अंदर जितने सारे ये ब्रांड्स हैं, तरुण तहलियानी, ये वो जितने ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स को भी लिस्ट करेगा।
तो हर जगह से ये पैसा कमाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, अगले 10 साल में ये 20 लाख करोड़ का जो ग्रुप है आज, ये सारी कंपनीज को धीरे धीरे अलग अलग करके, अलग से लिस्ट करके, ये सब करने के बाद मेरे हिसाब से मिनिमम, मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका 3 से 4 गुना होना ही होना है। ये मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक टिप नहीं है, आप मेरे बेसिस पे रिलायंस नहीं खरीदेंगे, पर जिस तरीके से ये अपने आप को स्ट्रक्चर कर रहे हैं और जिस तरीके से ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ये ऐसा अनुभूति हो रही है कि इनका 4 गुने का ग्रोथ अगले 10 साल में आना ही है। तो अगर इनका 4 गुने का ग्रोथ हो जाता है तो इनका एक बहुत अच्छा रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। पर अगेन ये स्टॉक टिप नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं एक बैलेंस शीट को और एक बिजनेस को एनालाइज कर रहा हूं। तो ये है रिलायंस रिटेल, जिसमें आपको इतने सब डेटा पॉइंट्स मिल गए। अब हम फटाफट आते हैं जो उनके पुराने बिजनेसेस है। ये बहुत सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स लिए हैं। ये भाई ये होता है तेल का कुआं, वो कहते हैं ना हबीबी, हबीबी तेल का कुआं है मेरे पास, तेरे पास तेल का कुआं है क्या, ये सब बोलते हैं ना वर्ड्स। आज देखो तेल का कुआं क्यों बोलते हैं, आपको पता नहीं होगा। 24,000 करोड़ के रेवेन्यू में से 20,000 करोड़ का एबिटा है, 83% का मोटा मोटी एबिटा है भाई। 100 रुपए का रेवेन्यू हुआ, 83 रुपए एबिटा है, खर्चा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं है। एक ही बार का खर्चा था वो केजी बेसिन को लेने का, और कोई खर्चा ही नहीं है। समझ रहे हो, इसे तेल का कुआं कहते हैं हबीबी, इसे तेल का कुआं कहते हैं, यहां से पैसा बनता है। आज देखो 20,000 करोड़ का एबिटा तो सिर्फ यहां तेल के कुएं खोद के आ रहा है, और हम यहां कोशिश सोचते रहते हैं कि भाई हमारा 20,000 रुपए का काम कैसे होगा, ये 20,000 करोड़ का काम कर बैठते हैं। इसलिए ये रिलायंस है भाई, इसलिए ये रिलायंस है। अगला बिजनेस जो इनका है O2C, O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस। देखिए धीरे धीरे ऑयल टू केमिकल का बिजनेस कम हो रहा है, क्योंकि ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो रही है, गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं। तो ये बात रिलायंस को भी पता है, जिस तरह से दुबई ऑयल से मूव करके टूरिज्म पे गया, फाइनेंशियल हब पे गया, उसी तरीके से रिलायंस भी जो है वो तेल से मूव करके ये सब चीजों पे जा रहा है, जैसे जियो पे जा रहा है, रिटेल पे जा रहा है, और वो सोलार पे भी जा रहा है। पर अभी सोलार का उसका काम चालू हुआ है, अभी तक उसके कोई फ्रूट्स नहीं आए, उसका कोई काम मतलब अभी तक दिख के नहीं आया। मुझे लगता है उसमें 2-3 साल लगेंगे, पर उस पर भी वो एक 80,000 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं O2C बिजनेस में। तो O2C बिजनेस वैसे रेवेन्यू टर्म्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसने करीबन इस साल 5,64,000 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया 10 लाख करोड़ में से। रेवेन्यू में गजब कंट्रीब्यूशन है, पर उसका एबिटा बहुत कम है, उसका एबिटा 62,400 करोड़, मतलब कम नहीं है वैसे, बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में। एबिटा बहुत कम है क्योंकि 50% से ज्यादा रेवेन्यू आज भी O2C बिजनेस से आ रहा है। पर अगर हम अपना एबिटा देखें तो एबिटा 1,75,000 करोड़ का है, 1,75,000 करोड़ का आधा यानी 87,000 करोड़ जो है वो इधर से नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका एबिटा कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस कम है। तो O2C बिजनेस को वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और आप देख भी रहोगे कि O2C बिजनेस में डी ग्रोथ हो रही है। पिछले साल से इस साल में 5% की घटौती हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट मोटा मोटी सेम रह गया, पर रेवेन्यू में घटौती हो गई। प्रॉफिट बेटर कर लिया होगा क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज कर ली होंगी, एफिशिएंसी लेके आ गए होंगे, ये सारी चीजें करी होंगी, तो कॉस्ट मैनेज करने से थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा लिया, पर रेवेन्यू कम हो रहा है, जो इस बिजनेस के लिए धीरे धीरे और कम होता रहेगा। तो ये भाई थे रिलायंस के 4 स्तंभ। क्या क्या था, जियो था, रिटेल था, ऑयल टू केमिकल था, और वो एक छोटा सा हबीबी तेल का कुआं था। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकी और दी गई है जो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा इनका डेटा इंफॉर्मेशन होता है। अगर आप चाहो तो इसको आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, पर मोटी मोटी अगर हम इस बिजनेस को समझे, थोड़ी सी मैं इसकी अगर लास्ट समरी देना चाहूं आपको, तो समरी बड़ी सिंपल है। 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, आपका रिटेल है, O2C है, जियो है, और उसके अलावा आपका एक्सकवेशन है, जिससे तेल का कुआं। आज अगर 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट है और मैं इसको स्प्लिट करूं कि ये 1 लाख करोड़ कहां कहां से आ रहा है, तो मोटा मोटी सबसे ज्यादा आ रहा है O2C बिजनेस में से, जो है 39%। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, पर इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, बाकियों का कंट्रीब्यूशन अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाए। तो 39% यानी 39,000 करोड़ रुपीस O2C बिजनेस से आ रहा है। नंबर 2 पे है, जो मुझे लगता है अगले साल तक या अगले साल या अगले से अगले साल नंबर 1 हो जाएगा, वो है जियो। जियो 34% पे है, यानी कि 34,000 करोड़ रुपए का इसका कंट्रीब्यूशन है। तीसरा जो है वो है रिटेल, जिसका 14% का कंट्रीब्यूशन है, यानी 14,000 करोड़ रुपए का पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रिटेल से आ रहा है। और 13% का ये एक्सकवेशन से आ रहा है, यानी 13,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो एक्सकवेशन से आ रहा है। तो ये सारा जो सिनेरियो है, ये हमें समझने की जरूरत है कि रिलायंस के आज कंट्रीब्यूटर्स कौन है। नंबर 1 पे है O2C,
नंबर 2 पे है जियो, नंबर 3 पे है रिटेल और नंबर 4 पे है एक्सकवेशन, जो ये ऑयल का एक्सकवेशन कर रहे हैं। हमें सीखने की क्या चीजें, हमें सीखने की सबसे पहली चीजें यह है कि रिलायंस इन्वेस्टमेंट करने से डरता नहीं है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, अपनी ग्रोथ करता रहता है, डेप्रिसिएशन खाता है और अपने कैश फ्लोज को बरकरार रखता है। दूसरा, रिलायंस ने धीरे धीरे करके बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई किया है। जो चीज आज खत्म होने वाली है उसको धीरे धीरे कम कर रहा है, फ्यूचर में जो चीजें आने वाली हैं उसको बढ़ा रहा है। ये आप एक अगर छोटे व्यापारी हो ना, तो आप भी इससे सीखो। अगर आज आपको डर लगता है एआई से कुछ हो जाएगा, एआई से कुछ हो जाएगा, तो आप एआई को इंटीग्रेट करो, डरो मत, उसे सीखो और इंटीग्रेट करो। तीसरी चीज जो रिलायंस हमें सिखाता है, वो सिखाता है कि कैसे आप कंपनी की स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करो कि मैक्सिमम वैल्यू आए उसमें। जैसे कि अभी पीछे कुछ महीने पहले रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल्स को अपने आप से अलग कर दिया था, तो आज वो अपने आप में एक अलग कंपनी बन के उसकी मार्केट कैप ही 2.5 लाख करोड़ की हो गई है। तो ये 20 लाख करोड़ की, वो 2.5 लाख करोड़ की, यानी 22.5 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी हर कंपनी को, जैसे वो रिलायंस रिटेल को भी अलग से लिस्ट कर देंगे, रिलायंस जियो को भी अलग से लिस्ट कर देंगे, इसको कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। तो आपके बिजनेस में भी ये पोटेंशियल है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बैठता हूं और मैं देखता हूं कि उनके बिजनेस में भी ये पोटेंशियल होता है वैल्यू अनलॉकिंग का, पर वो समझ नहीं पाते, वो सब कुछ एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत फायदे होते हैं जब आप बिजनेसेस को अलग अलग एसपीवीज में, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में, अलग अलग कंपनियों में बनाते हैं। इस पर कभी और चर्चा करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो के बाद आपको रिलायंस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिली, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंपनी में बनाऊं, कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इसमें आपको ठीक से समझ नहीं आए, वो आप जरूर लिखिए। मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बॉस, बहुत मेहनत लगती है, जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ कमी रह गई हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, आगे से इंप्रूव करेंगे। बट बहुत मेहनत लगती है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे को इससे फायदा होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरीके का और कंटेंट आप तक लेके आ पाएंगे। तो इसके साथ आज का ये सेशन खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले कंपनी की एनालिसिस से, जो आप ही मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सी होने वाली है।